नमस्कार इन्वेस्टर। जनरली क्या होता है कि आप पैनिक होकर अपना प्रॉपर्टी बेचने का सोचते हो, तो वो बेचने के बजाय मैं आज आपको एक हैक दे रहा हूँ कि आप बेचने के बजाय आप ये हैक को फॉलो करो। हैक क्या है वो समझिए। मान के चलिए आप एक ऑफ प्लान प्रोजेक्ट में आपने इन्वेस्टमेंट किया है और वहाँ पे आपका इन्वेस्टमेंट रहा है 30-70 कि 30% ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन आपको पे करना है, 70% ऑन हैंडओवर पे करना है। अब क्या होता है कि 30% आराम से आप 2 साल 2.5 साल का आपका टाइम रहता है, आराम से आप पे कर देते हो। मगर जब 70% ऑन हैंडओवर पे करने की बारी आती है तो आपके पास ये रहता है कि वो 70% मुझे डेवलपर को ना देना पड़े और मैं किसी एंड यूज़र को बेच के मान के चलो जो भी प्रीमियम बना 1 लाख 2 लाख 3 लाख जो भी प्रीमियम बना वहाँ पे आप सोचते हो कि बेच के निकल लूँ। मगर ये सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि जब आप बेच रहे होते हो उस वक्त ना बाकी लोग आप ही की तरह सोच रखने वाले बाकी भी यूनिट ओनर्स होते हैं। मान के चलो उस पूरी बिल्डिंग में अगर 100 अपार्टमेंट हैं, 70 से 80 अपार्टमेंट बेचने के लिए तैयार होते हैं। तो क्या होता है कि बल्क में जब सेल के लिए आएगा तो ऑफकोर्स मार्केट में प्राइस गिर जाएगी। तो मैं इस पर आपको सजेस्ट करूँगा ये कि आप बेचो मत उस वक्त, उस प्रॉपर्टी पे आप इक्विटी उठाओ। मान के चलो, अब आपको मैथमेटिकली हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि मान के चलो आपने ये प्रॉपर्टी 1 मिलियन में खरीदा था। चलिए मैं ना आपको एक एग्जांपल के हिसाब से और सिंपल कैलकुलेशन रखने के लिए मान के चलते हैं कि आपकी प्रॉपर्टी वैल्यू 1 मिलियन है और पेमेंट प्लान है 30-70। इसका मतलब ये हुआ कि 30% आपको ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन देना है डेवलपर को और 70% ऑन हैंडओवर देना है आपको। तो यानी 3 लाख के लिए आपको मे बी वो प्रॉपर्टी डेवलपमेंट हो रही है 2.5 साल में या 3 साल में, तो ये 3 लाख को पे करने के लिए आपके पास 3 साल है। पहला आप इसमें भी ये करते हो कि 20% डेवलपर आपको शुरुआत में ले लेता है और 4% DLD शुरुआत में ले लेता है। उसके बाद आपको बचा हुआ 10% के लिए आपको ऑलमोस्ट 1 से 1.5 साल 2.5 साल तक आपको मिलना। अब क्या होता है, इतना आप इन्वेस्टमेंट करने के बाद ये पैसा आपके पास मिसिंग होती है। 2 ही चीज़ कर सकते हो, आप क्या करोगे, आप प्रॉपर्टी बेच दोगे या फिर बैंक के पास मॉर्गेज के लिए जाओगे। अगर आप खुद रहने का सोच रहे हो ये है तो बैंक के पास मॉर्गेज के लिए जाओगे। बेचना सबसे बड़ी गलती है, बेचना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि उस वक्त ना पूरी बिल्डिंग में तकरीबन मान के चलो 100 अपार्टमेंट हैं तो 70 लोग बेचने के लिए तैयार होंगे। जब मार्केट में ज़्यादा इन्वेंट्री है, सेम अपार्टमेंट सेम प्राइस पे बिक रहा होगा तो मे बी आपको सही प्राइस ना मिले। तो उस वक्त मैं ये कहूँगा कि आप बेचने के बजाय उस प्रॉपर्टी पे इक्विटी उठाओ। क्या हुआ, 1 मिलियन की प्रॉपर्टी ली ऑन हैंडओवर, अगर मैं कम से कम भी अगर मैं इसका अप्रिसिएशन मानता हूँ तो ये 1.2 मिलियन की वैल्यू हो चुकी होगी सबसे कम। बेटर वे में जाते हैं सब लोकेशन और ये वो नज़दीक सारी एमिनिटीज़ है, स्कूल्स हैं, इन सब है, तो इसका मिनिमम 1.5 तक जा चुका होगा। तो 1.5 का 80% आपको बैंक इक्विटी दे देगी। वो इक्विटी वर्ड इज समथिंग लाइक आप अपना प्रॉपर्टी कोलेटरल रख रहे हो बैंक के पास, बैंक आपको उस प्रॉपर्टी वैल्यू करंट प्रॉपर्टी वैल्यू का 1.5 मिलियन का 80% आपको दे देगी। 80% में से आपको 70% डेवलपर को पे कर दो। उसके बाद बचा हुआ जो प्रीमियम पैसा है वो आपको बैंक कहीं और पे खर्च करने के बजाय वो कहेगी आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करो। दिस इज द मैंडेटरी डिमांड ऑफ अ रियल बैंक। अब वो क्या कहेंगे, बैंक क्या कह रही है कि आप किसी भी रियल एस्टेट में ही आप इन्वेस्ट करो। तो बैंक के कहे अनुसार आप किसी भी ऑफ प्लान में इन्वेस्टमेंट पे आप डाल दो। मे बी आपका आने वाला ऑफ प्लान 30-70 भी हो सकता है या 20-80 भी हो सकता है, वो आप देख लो। अलग अलग डेवलपर का अपना ये होता है। इनिशियल अमाउंट आपने पे कर दिया। अगर मान लीजिए 20-80 का है, अगर कोई प्रोजेक्ट में भी एक स्टूडियो उठा रहे हो या 1 बेड उठा रहे हो या आपका फाइनेंशियल स्टेटस क्या बोलता है, आपके बाकी का फंड क्या बोलता है, उसके हिसाब से आपने ऑफ प्लान में इन्वेस्ट कर दिया। अब समझते हैं कि आप अपने यहाँ पे प्रॉपर्टी को नहीं बेचा, आपने इसको पे करने के बाद डायरेक्टली इनडायरेक्टली यू आर द ओनर ऑफ दिस प्रॉपर्टी, ओके, एंड यू कैन रेंट दिस अपार्टमेंट। आप इस अपार्टमेंट को रेंट पे चढ़ा दो। रेंट आपको 8 से 12% तक आते हैं। वो पैसा बहुत सफिशिएंट होता है आपके लोन इंस्टॉलमेंट को पे करने के लिए। यानी लोन का जो इंस्टॉलमेंट और इंटरेस्ट सब जो आ रहा है वो आप अपने रेंटल इनकम से आप पे कर चुके होगे। इवन सर्विस चार्ज भी उसी रेंटल इनकम से पे करके थोड़ा बहुत आपका प्रीमियम आपके पास ही बच रहा होगा। अब आते हैं कि आपका सेकेंडरी इनकम बन गई, सेकेंडरी इन्वेस्टमेंट भी दूसरा प्रॉपर्टी में भी इन्वेस्टमेंट हो चुका है और रेंटल इनकम से ऑटो इन्वेस्टमेंट पे हम जा चुके। अब आते हैं कि एक टाइम ड्यूरेशन कंसीडर करते हैं कि मैं 5 साल के बाद इस प्रॉपर्टी को लिक्विडेट करूंगा
या 4 साल के बाद हम सोचेंगे। अब ज़रा सोचिए, यहाँ पे 1.5 मिलियन में आप बेचने के लिए 3 साल पहले तैयार थे, ये चीज़ 4 साल बाद मे भी वो 2 मिलियन का बिक रहा होगा। सारी कंडीशन को हम समझते हुए कि स्लो ग्रोथ दे रही है, स्लो अप्रिशिएशन मिल रहा है, उस हिसाब से 2 मिलियन का भी अगर आपको लगाना, तो उसके लिए कोई अगर मान के चलिए ये 4 साल में आपको कुछ भी आप अपने जेब से तो दे नहीं रहे हो, आपका रेंटल इनकम से ही वो पेमेंट हो रहा है। अब इस प्रॉपर्टी की वैल्यू 2 मिलियन हो चुकी है। 2 मिलियन होने के बाद क्या होगा, जो नया बायर आएगा वो आपका लोन, जो एग्जिस्टिंग लोन है उसको क्लियर करेगा, प्रीमियम अमाउंट आपके जेब में आएगा और आप प्रॉपर्टी सेल कर रहे होगे। तो यहाँ पे 2 लाख बना रहे थे, हम यहाँ पे आपको कह रहे हैं कि 4 साल बाद वही यूनिट पे आप 7 लाख बनाओगे। तो 2 लाख ज़्यादा सही है या 7 लाख सही है? ये हमारा है इंफॉर्मेशन है कि जब भी कोई प्रॉपर्टी हैंडओवर पे आती है तो अर्ली एग्जिट करना सबसे बड़ी गलती रहेगी। वहाँ पे मैं ये कहूँगा कि प्रॉपर्टी को मैच्योर होने दो, प्रॉपर्टी के आसपास की एरिया को डेवलप्ड होने दो, तब वो प्रॉपर्टी आपको प्रीमियम देके जाएगी।